स्वागत है आपका मिलियन डॉलर इनसाइट्स पॉडकास्ट में, जहां हम अनकवर करेंगे स्ट्रेटजीज और इनसाइट्स नए स्टार्टअप्स और इनोवेटिव आइडियाज़ से, जो कि मिलियन डॉलर बिजनेस में कन्वर्ट हुए हैं। आज मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स से कि हमारी स्टोरी, ऐसी जो शानदार स्टोरी जिसको आप अंत तक ज़रूर हमारे साथ बने रहें और जानें कि ये कैसे हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में एक चेंज लेकर आया है। आज हमारे साथ में है महमूद खान जी और स्वप्निल जी, जो कि होटल रोजगार का इनोवेटिव आइडिया, एक इनोवेशन स्टार्टअप के साथ में हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पेक थ्रू आइडिया आपको कैसे आया? ये जर्नी स्टार्ट होती है बैक फ्रॉम 2018, जब मैं होटल में काम कर रहा था। आई वॉज फाइंडिंग थिंग्स वेरी डिस्टर्बिंग सिंस आई वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी कॉलेज एंड मेरे सीनियर्स वर नॉट इवन 10th पास। तो बड़ा दुख सा महसूस होता था वहाँ पे। एंड आई वॉज वर्किंग फॉर लाइक 16-17 आवर्स अ डे, दैट वाज नॉर्मल। लेकिन जब एक दिन जब मैंने होटल में अबाउट 36 आवर्स तक लगातार काम किया एंड आई शिफ्टेड डाउन एंड घर चला गया मैं। सुबह 11 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम हुआ करता था। उस टाइम पे मुझे बोला गया कि तुम अभी तक ड्यूटी पे क्यों नहीं आए। मैंने ड्यूटी पे क्यों नहीं आया, इसका क्या मतलब है? मैं 4 बजे रात को शिफ्ट आउट हुआ हूँ। उस जगह मुझे बहुत सुनना पड़ा एंड आई वॉज फाउंड टू बी अ वेरी डिस्टर्बिंग गाय, जो मैंने अपने साथियों का और अपना रोटा में डिस्टर्बेंस लाया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि अब ये जॉब नहीं हो सकती, या तो मैं अपना पैशन बचा सकता हूँ या फिर मैं इस लाइन में अपने आप को खो सकता हूँ। मैंने पैशन चूज़ किया एंड वी स्टार्टेड बैक। देन कोविड टाइम ने बहुत हिट किया इसके अंदर। देन कोविड में आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि ऐसा कोई स्टार्टअप बनाया जाए, ऐसा बिज़नेस बनाया जाए जो एक तो रुके ना ऐसी बीमारियों से, और पैसा था नहीं उस टाइम, बहुत कुछ लॉस्ट हो गया था, तो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट। तो कंसल्टिंग एंड मैन पावर का बड़ा दिमाग में आया। जब वो रोटेशन चल ही रहा था, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हो गए थे, देन महमूद जी स्टेप्ड इन। अचानक से कहीं से हम मिलते हैं एंड ही हैड हिज ओन एक्सपर्टीज रिलेटेड टू बिजनेस एंड डेवलपमेंट। आई हैड द ऑपरेशनल नॉलेज। देन हमने कोलैब करके इस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से बढ़ाया एंड यस, यू नो वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ। बिल्कुल। और जब ये ट्रिगर किया, आपका आइडिया ट्रिगर हुआ, तो देयर वाज अ वेंचर, एंटरप्रेन्योर वेंचर विच वाज कन्वर्टेड। तो इसकी जर्नी, क्योंकि आइडिया इट्स नॉट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट थिंग, तो इसकी जर्नी कैसे हुई और कौन कौन से चेहरे या कितने लोगों से मुलाकात हुई आपको? सो जब स्टार्ट किया गया ये, तो ज़्यादा चेहरे नहीं पता थे सिंस मैं काफ़ी पैशन ड्रिवन चल रहा था एंड ड्रीम्स को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि बिज़नेस एंड ड्रीम्स में बहुत फ़र्क होता है। तो हमने स्टेप इन किया एंड बहुत से चैलेंजेस आए। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ केटरिंग का काम भी किया मैंने, खुद का बिजनेस भी रन किया, बट आई डिडंट फाउंड एनी प्रॉफिटेबल एंड फ्यूचर प्लान्स जो मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊँ। देन जब कंसल्टिंग एंड सर के साथ मिलके हमने प्लान को डेवलप किया, तब जाके हमारे ओरिएंटेशन एंड हम लोगों से मिलते हैं, हमने आइडियाज़ जब हमने शेयर किया विद द गवर्नमेंट, विद द पीपल हु आर ऑन द टॉप लेवल ऑफ द इंडस्ट्री, तो दे वर लाइक कि अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड आपका पक्का है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें कॉन्फिडेंस देती है। वंडरफुल। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक छोटा सा किस्सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम मिले कैसे। स्वप्निल ने बहुत वो छोटा सा हिस्सा काफ़ी शॉर्ट में बताया, मैं बताता हूँ। स्वप्निल वॉज रनिंग हिज ओन कैफेटेरिया। मैं वहाँ पे गया एंड एट दैट टाइम कुछ मैं कर रहा था ऑलरेडी ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए करना चाहते थे। तो हम ऐसे ही चाय पी रहे थे, मैं स्वप्निल कैफ़े पे चाय पी रहा था एंड वी डिस्कस कि अच्छा ये आज तुम भी IHM से हो, मैं भी IHM से हूँ। हमने इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू किया। प्रॉब्लम डिस्कस करते करते हम पहुँच गए कंक्लूजन पे कि ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे मैन पावर की। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, जो मेरा ब्लू कॉलर वाला सेगमेंट है उसको अपन मिलते हैं, इसको बना देते हैं होटल रोजगार, और होटल के लिए डेडिकेटेड इसको बनाते हैं हम, क्योंकि हम दोनों होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, हमारा होटल्स का बैकग्राउंड है, तो हम इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड दैट वाज कि एक चाय पीते पीते हम लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, आइडिया बन गया और 15-20 दिन में हमने ऐप वगैरह बनाई और चीज़ें हमने लॉन्च कर दी।
वो काफ़ी अच्छा टाइम था उस टाइम। तो हमने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख लिए थे, हम एक साल में पता नहीं कहाँ हिट करने वाले थे, बट जैसे रियलिटी से हिट हुए तो फिर वो अलग एक किस्सा है। रियलिटी इसके अंदर बहुत ही हार्श है, हम हमेशा से ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हार्श। रीज़न बीइंग जो हम देखते हैं चमक दमक हॉस्पिटैलिटी लाइन की, लोग आते हैं, इन्जॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें नहीं देखते हैं लोग। एंड वो चीज़ें पीछे इतनी ज़्यादा क्लटर्ड हैं, उसको सॉल्व करने के लिए लोग उतर ही नहीं रहे हैं मार्केट में। हमने ये भी देखा है, जब हम उतरे थे लोग बोलते कि कंपटीशन है, हम तो बोल रहे थे कंपटीशन लाओ प्लीज़, जिससे कि हम इस चीज़ को और जल्दी लिफ्ट अप कर पाए, हमारी वैल्यू उस जगह दिख पाए। हमारे पास कंपटीशन ही नहीं था उस टाइम पे। अब हम देख रहे हैं एंड ऑफ 2 ईयर्स, हमें 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं अभी। नाउ वी हैव सीन कि अबाउट 10-15 बिजनेसेस आर देयर हु आर देयर एज अ कंपटीशन। तब हमें अच्छा लगता है। तो मैं स्टार्टिंग में पूछता था सर से कि यार अपन ऐसी चीज़ बना रहे हैं, कल को मार्केट में लॉन्च कर देंगे, हमारे आइडियाज़ तो कॉपी हो जाएंगे। तो ही सेड अ वेरी वंडरफुल थिंग कि यार हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने उतरे हैं वो हम अकेले कभी नहीं कर पाएंगे। वी नीड पीपल, वी नीड कोलैबोरेशंस, वी नीड कॉम्पिटिटर्स टू लिफ्ट दिस प्रॉब्लम, एंड एक्चुअली उसको जब सब मिलके सॉल्व करेंगे तभी वो चीज़ हो सकती है, हम इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे। सो दो माइंडसेट हमें काफ़ी आगे लेकर के आया है। माइंडसेट तो ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्वियस है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हैं और चैलेंजेस भी हैं, पर इसमें मैं एक ज़रूर आपसे ऐड करके पूछना चाहूँगी कि यू वांटेड द कंपटीशन, तो व्हाट एग्जैक्टली द कंपटीशन यू रिक्वायर्ड, कि ज़रूरत आपको लग रही है कि कंपटीशन मुझे मिले कि मैं टक्कर दूं, तो क्या आप टक्कर देना चाह रहे हैं? जी सी, इसमें क्या होता है, देखिए जब भी हम कुछ चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं या कुछ भी हैंडमेड चीज़ें होती हैं, सो वी नीड दीज थिंग्स टू बी वेरीफाइड। या तो हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे या फिर हम ऐसे टॉप लेवल पीपल ऑफ द इंडस्ट्री के पास जाएंगे जहाँ से हम हमारी चीज़ों को वेरीफाई कर पाएँ। बट हम इंडस्ट्रियल ट्रेंड देखते हैं, वहाँ ये चीज़ें आज तक सोची भी नहीं गई हैं। आई हैव द लाइव एग्जाम्पल्स है मेरे पास, लेकिन अभी मैं इतना एलैबोरेटेड समझा नहीं पाऊँगा। टॉप पीपल से भी मिलते हैं तो उनका थॉट लेवल अभी वहाँ नहीं है जहाँ हम पहुँच चुके थे, तो हम वेरीफाई कैसे करें? अब नई जनरेशन जब आएगी वही ऐसे थॉट्स को लेके आ सकती है, वही वो प्रॉब्लम को एक्चुअल में समझ सकती है, तब वो कंपटीशन हमें फ्रूटफुल होगा। हम रेक्टिफाई कर सकेंगे एक दूसरे को, हम मार्केट में किस स्टेज पे हैं, क्या प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की कितनी वेराइटीज़ हो सकती है, एंड उसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या डिलीवरेबल है, वो कंपटीशन से ही हम समझ सकते हैं। जैसे मैं आपके कंटिन्यूस चैलेंजेस को सुन रही हूँ और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करी कि आपको प्रैक्टिकली, जब आप ऑन द ग्राउंड थे तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली अनुभव किया। पर आजकल का जो टाइम है, ये कहा गया है कि इट्स नॉट द टाइम ऑफ हार्ड वर्क, इट्स अ टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क, जिसमें ये पहले कहा जाता है कि पहले बिजनेस एनालाइज कर लो, पहले उसको समझ लो कहाँ कहाँ इसमें स्कोप है, क्या चीज़ें बची हैं या कहाँ मैं एक्चुअल में हिट करूँ जो एक अच्छा सक्सेसफुल लेकर आ सकूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि एक टाइम जो आप शायद 1 साल और पहले ही अचीव कर लेते? जी सी, अभी हम 2 साल में जो चीज़ अचीव कर पाएँ, आई थिंक एज अ कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं कर पाया। दैट्स नॉट अ बोर, इट्स अ रियलिटी। बिकॉज पहले हम जब प्रोजेक्ट करते थे, सो इट वाज अ 6 मंथ्स बिग प्रोजेक्ट, एंड उसमें हम सिर्फ थाउजेंड्स में चार्ज कर रहे होते थे। नाउ जब हमने दोबारा R&D में अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया एंड जब हमने ग्राउंड पे उतारा, नाउ इट्स दैट स्टेज, हम उसी चीज़ को 3 मंथ्स में ड्राइव कर रहे हैं, एंड वही सेम प्रोजेक्ट्स हमें 3x नंबर ऑफ इनकम दे रहा है, जस्ट बिकॉज हमने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करवाया, जिससे कि ओनर का ट्रस्ट एंड जैसे आपने बात कही थी बिलीफ बढ़ाना है, तो बिलीफ हमने इंक्रीज़ किया। उसमें हमने क्या किया, इनिशियल में जब आप हमारे पास प्रोजेक्ट लाते हैं, व्हाट वी से कि वी वोंट डू एनीथिंग, आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो बाद में, पहला एक एनालाइजिंग स्टेज बनाएंगे जिसमें आप जहाँ लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, जो मार्केट टारगेट कर रहे हैं, जो ऑडियंस है आपकी, जो आपके प्रोडक्ट वायबल भी है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक एनालिसिस रिपोर्ट बना के देते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट 20 पेज रिपोर्ट मिनिमम, जिससे कि आपके बिजनेस को आप समझ सकते हैं। क्योंकि मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर अ रेस्टोरेंट इज़ 25 lakhs, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एंड आप उसको जज तो करें पहले कि आप कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहले हम वो करवाते हैं, देन वी गो ऑन टू द ग्राउंड्स, देन वी एग्जीक्यूट दोज थिंग्स। हम अपने डेटा के हिसाब से सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम भी हमने बहुत रिड्यूस कर लिया है। जब हम एग्जीक्यूट पहले करते थे तो इट वाज अबाउट 2.5 months ऑफ टाइम, नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग थिंग जस्ट इन अ मंथ,
एंड जो हमारे पास बचा हुआ टाइम बचता है अबाउट 30 to 40 days, वी गिव दैट इन द रिव्यू। तो हम रिव्यू करते हैं, चीज़ों को वापस इम्प्लीमेंट करवाते हैं, आदतें डलवाते हैं लोगों की। तो जब हमारा 90 days प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, द 90th डे इज़ दी गोल्ड डे फॉर अस, जब हम अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा सेटअप, एक एथिकल वेज में पूरा सेटअप लेके आते हैं जो इंडस्ट्री की एक्चुअल नीड है। तब हमें लगता है हाँ, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सो इट्स एवरीथिंग ड्रिवन फॉर द एम्प्लॉय, फॉर द एम्प्लॉयर, थ्रू द लेंस ऑफ HRCCS। कुछ चीज़ें क्या होती है ना, जैसे सोचते हम डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ चखने पे बड़ा मज़ा आता है। जैसे आपने बोला कि ये ज़माना है, लाइक वी नीड टू डू द स्मार्ट वर्क, राइट, बट किसी चीज़ का टेस्ट जानना भी ज़रूरी होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि यार तुम थप्पड़ को ना कैसे भी एक्सप्लेन कर लो कि ऐसे आता है, ऐसे फील होता है, जब तक खाओगे नहीं पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कुछ तो खाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम उसका सोल्यूशन बना पाएंगे। तो हाँ, कुछ हमें लगता है भी, फील होता है कि कुछ चीज़ें हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते थे, लेकिन वो हमें वो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि अच्छा वो हमने वो की ताकि हमने अपने हिसाब से एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकाल पाए। क्योंकि वो स्ट्रेस भी तो होता है ना, जब वो चीज़ उस लेवल पर पहुंचती नहीं है, एंड समवेयर यू नीड कि अपने आप को खुद को पुश करना है और आगे फिर बढ़ना जब है। आप डेटा ड्रिवन एंड लोगों से बात करते करते अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे ना, सो तो मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ ही आपको मोटिवेशन डाउन करती है। और हम बोल रहे हैं हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच आया था, तो हमने कैसे खुद को हैंडल किया, तो दैट इज जस्ट बिकॉज आवर आइडियाज़ वर शेयर्ड विद द पीपल, एंड जो हमें रिस्पॉन्स आता था वो हमारा मोटिवेशन था, इसलिए हमारी गाड़ी कभी रुकी नहीं। उससे मज़ा भी बहुत आया इस जर्नी में। बिल्कुल। मतलब ये एक्चुअल में है ना कि वो जिसको हम कहेंगे कि हॉस्पिटलिटी की दुनिया में एक नई दृष्टि से एक नया लुक आप लोगों को दे रहे हैं, नया लुक दे रहे हैं। जैसे एक किस्सा मैं इसमें डाल दूँ, हम लोगों को रहा था कि हमारी कंसल्टेंसी थी, हम लोग स्टाफ रिटेंशन पे बात कर रहे थे, एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ पे स्टाफ ने हमें रात को 11 बजे बोला कि हम सब छोड़ के जा रहे हैं। अब ओपनिंग होने वाली है, सब छोड़ के जाएं, कैसे होगा? एंड वो गलती हमारी नहीं थी, गलती लाइक ओनर से कुछ बात हो गई थी, इसलिए हम रात को 2 बजे उनको बैठा के दारू पिला रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं कि तुम्हें नहीं रुकना है, तुम्हें नहीं जाना है, और बोल रहे हैं सर हम 2 घंटे वहाँ पे समझाए और उनको पिलाई, दारू पिलाई थोड़ी, फिर सॉल्यूशन आया। वो सारी हमारी इतनी टीम लॉयल हो गई उस दिन के बाद कि सर आप जो बोलोगे ना वही होगा। तो कई बार हमने ऐसे काम भी करने पड़े, रात को 2 बजे बैठ के दारू पिला रहे हैं, सोचो घर से उठ के गए हैं, मैं वही भाग के। तो एक अलग ही मतलब काफ़ी मज़ा आता है आया इस जर्नी में। सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं हमें स्ट्रेस ही रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें भी नहीं पता था। बूस्ट भी तो आपको कंटिन्यूस करना है कि खुद के स्ट्रेस को भूलो और सबको पुश करो, और एम्प्लॉयर्स भी घबरा जाते होंगे, एम्प्लॉयज़ भी घबरा जाते हैं, मतलब हर के ही लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। जब हॉस्पिटलिटी की दुनिया की बात करी जाए तो मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपीरियंस इन अवर डे टू डे लाइफ। आज मैं जब गाड़ी से बाहर निकलती हूँ तो एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ पे पता चला कि 3 महीने 6 महीने बाद वो गायब भी है। उसकी कॉफ़ी टेस्ट करी थी, उसका पनीर टिक्का खाया था, कहाँ गया वो। तो ऐसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं। तो आप लोगों का क्या मतलब इसके लिए क्या है, मतलब सलूशन क्या है या सजेशन भी कहेंगे? मैं एक ना बहुत ही एग्जांपल से शुरू करूँगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने हमें बुलाया कि उनका मैं आपको बता दूँ, उनका प्रोजेक्ट ऐसे प्रीमियम लोकेशन पे था जहाँ पे कस्टमर बरसता है, आपको ढूंढ के नहीं लाना पड़ता, लेकिन वो नहीं चला पा रहे थे। तो उसका कारण था कि वो इतना अच्छा उन्होंने बना दिया, 70-75 लाख रुपए उन्होंने इंटीरियर में खर्च कर दिए, लेकिन जो बेसिक्स एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए होते हैं वही वहाँ मिसिंग थे। नंबर 1 चीज़, स्टोर वहाँ नहीं था। नंबर 2 चीज़, मेन चीज़ तो जैसे स्टोर हो गया। नंबर 2 चीज़, टीम पे वहाँ पे कोई काम नहीं किया गया था। किसी को नहीं पता क्या ऑर्डर लेना है, कैसे करना है, तो मेन ट्रेनिंग्स वहाँ मिसिंग थी। तो क्या होता है, एम्बियंस से आप दिखा के एक बार कस्टमर को ला सकते हो, लेकिन अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस वहाँ पे ख़राब हो गया तो गया। मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ पे एक बार ऑर्डर आया मेरे सामने, मैं वहाँ पे गया तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया। शेफ़ वहाँ बोलता है पिज़्ज़ा बेस नहीं है। एक आदमी गया भाग के पिज़्ज़ा बेस लेके आया, फिर बोला चीज़ नहीं है, दोबारा चीज़ लेने गया, वो आया, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो गई उसको।
कस्टमर गुस्सा होकर चला गया। बाद में शेफ और वो स्टाफ पीछे पिज़्ज़ा खा रहा है खड़ा होकर, क्योंकि पिज़्ज़ा तो बन गया था तब तक। तो मेन जो कारण है कि क्या हो गया है कि रेस्टोरेंट बिजनेस है ना, बड़ा चमक धमक वाला लगता है लोगों के माइंड में। पता नहीं लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि इसमें तो 50% का मार्जिन है। अब वो 50% को लेके बैठ गए हैं, तो मतलब आप मान लो उनको लगता है सारा पैसा बच गया। जब वो कूदते हैं तो उनका बंद होने का कारण ही है कि ना उन्होंने एनालाइज किया होता है क्या चीज़ हुई। तो जितने ज़्यादा जो क्लोज हो रहे हैं ना, आप देखिए पहली बात तो वो कि वो जो ओनर खोल रहा है वो इंडस्ट्री से नहीं है, उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ है और उनको दिखाना है, दे वांट टू शो कि भाई मेरे पास एक जगह है जहाँ पे वो खोलते हैं और वहाँ पे वो चालू करते हैं। उनको जब रियलिटी पता चलती है तब वो बंद कर देते हैं, तब तक उनका नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो मेरी जो राय होती है वो यही होती है कि सबसे पहले आप देखें कि आप इसको खिलाना, आप सबसे पहले ये मत देखिए आपका एम्बियंस कैसे होगा, सबसे पहले देखिए आप जगह कौन सी चूज़ कर रहे हैं। क्या वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे वो कस्टमर जो आप खिलाना चाह रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, आपकी प्राइस रेंज क्या होगी। इसमें उतनी ही आपको रिसर्च करनी पड़ेगी जितनी आप एक कंपनी खोलने से पहले करते हैं। इसको लोग कंपनी की तरह समझते नहीं है। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट्स आपके डिवाइड होना चाहिए, आपका फाइनेंसेस कितना होगा, आपका मार्केटिंग कितना होगा, ऑपरेशंस पे क्या होगा, इसमें क्या होगा। जब ऐसे करके रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 जगह का रीज़न है कि WTP के अंदर एक रेस्टोरेंट्स है, वो पनीर टिक्का चार्ज कर रहा है 450 रुपये। एक भाई ने अलग ही जाके दूर जहाँ पे मतलब पेइंग कैपेसिटी छोले भटूरे खाने वाले लोगों की है, वहाँ पे वो 450 रुपये में पनीर टिक्का दे रहा है। फिर बोला सर बिक नहीं रहा, क्या करूँ। भाई तुमने रिसर्च ही नहीं की, कस्टमर ही नहीं है तुम्हारा वहाँ पे। वो 450 वाला वहाँ पे कस्टमर ही 250-200 रुपये वाला है, तो आप 450 वाले किसको बेच रहे हो। तो आप ये तो देखो कि आप जिसको खिलाने वाले हो, तो आपके पास, हमारे पास कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जो प्रीमियम खाती है, 5-10% पॉपुलेशन ही है। आप देखोगे, आप जाते हो जो पुराने लीगेसी चल रही है, नाम चल रहे हैं, वहाँ पे आप 200 रुपये में आराम से खाना खा लेते हो, 200-250 में खा लेते हैं, और वो दबा के चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेजर टारगेट मार्केट ही वो है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले मेरा यही होता है कि आप देखिए कि आप क्या खोलने वाले हो, कहाँ पे खोलने वाले हो, वहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो है कि नहीं है। और दूसरा मैं मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, भैया 50% का मार्जिन नहीं है इसके अंदर। सही बात। आप अगर तरीके से चलते हो तो 40% तो आपकी फूड कॉस्ट आती है, बाकी आपकी रेंट आता है, बाकी आपका स्टाफ कॉस्ट आती है। सब मिल मिला के आप अगर ढंग से चलते हो तो आपके पास 10% बचता है। मतलब everyone is nowadays jumping to the restaurants and cafes, मतलब they should be very much aware कि उसके पीछे इतने सारे expenses इतने हैं, सारे खर्चे हैं। expenses के साथ साथ जो coordination बिठाना, जिसका आपका सबसे बड़ा रोल है कि आप उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन लेकर आ रहे हैं, एक प्रॉपर। इसमें अपन कह सकते हैं ये एक्सपेंसेस रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ आपको रोज़ सामान खरीदना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ मतलब बहुत छोटी छोटी कॉस्ट है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उसको बल्क में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये रिकरिंग कॉस्ट आएगी एंड आपको उसकी कैलकुलेशंस बिठा के रखनी पड़ेगी। एंड सबसे पहली बात, जो आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से उसको मैं सेट कर सकता हूँ, तभी आप उसको अपने मार्जिन के हिसाब से बेच सकते हैं। इट्स एन नंबर। अभी मैं एक एग्जांपल शेयर, एक उदाहरण डाल देता हूँ। एक क्लाइंट के यहाँ पे हम गए तो वो ये समझने को तैयार ही नहीं थे कि वहाँ उनको स्टोर चाहिए क्यों, इन्वेंट्री सेटअप चाहिए क्यों। वो बोले थे यार मैंने लाके रख दिया है, बना रहे हैं, स्टाफ खा रहे हैं। तो फिर थोड़ा जब क्वेश्चंस को हमने डिग डाउन किया तब पता चला कि वो बोले यार ना मैंने कुछ स्टार्ट किया था और मेरा ना केसर गायब हो गया। तुमने स्टाफ का इंटरव्यू देखा तो केसर गायब नहीं हुआ था, वो केसर स्टाफ दूध में डाल डाल के पी गया। ठीक है, और थोड़ा सा केसर आपको पता है कितना महंगा आता है। तो ऐसे इसलिए इन्वेंट्री ज़रूरी होती है कि आप लीकेजेस को ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर आपने ढंग से इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की, जो आपकी फूड कॉस्ट 40% आने वाली थी वो बढ़ जाएगी आराम से। राइट। आपका जो अगर आपकी इन्वेंट्री ठीक से अपडेटेड नहीं है, सिस्टम ठीक से नहीं बने, क्या होगा, आपने डेली अगर आपका 5 किलो पनीर आता है, 10 किलो, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 10 किलो पनीर आता है, ठीक है, आपका वेंडर 8 किलो दे गया, स्टाफ ने रिसीव किया 10 किलो रिसीव किया, वो कमीशन खा रहे हैं, क्या करोगे आप इसमें। इसीलिए ज़रूरी होती है छोटी छोटी, इसके अंदर लीकेजेस इतनी है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो आपका लॉस है ही है। राइट। और ये दूसरा बिजनेस ऐसा है, ये वही बिजनेस है डॉग ईट डॉग वाला बिजनेस, कि अगर ऑलरेडी 5 रेस्टोरेंट चल रहे हो, 6 आप उस एरिया में जा रहे हो, तो मतलब ये है कि आप वहीं से कस्टमर लेने वाले हो। आपके लिए कस्टमर नया पैदा नहीं होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है कि आसपास के लोगों से ही चलता है वो।
तो वहीं आपको एक कंपटीशन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये चीज़ बेचने जा रहा हूँ, हो सकता है कल को आपको रेडी रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपने एक मेन्यू चला दिया तो सालों साल वही चल रहा है, वो पुराना ज़माना चला गया। आज का कस्टमर ऐसा है, घर से निकलने से पहले ही सोच के जाता है कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए मार्केटिंग हर चीज़ में आपको लेके चलना है कि दिस इज़ अ कंपनी। और प्लीज़ इंडिया के अंदर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक्सपर्टीज़ की हेल्प लीजिए, आप खुद मत बनिए। हम आपको उदाहरण दे दूँ, हम एक जगह गए, वहाँ पे ना आप अगर वहाँ का मेन्यू देख लो ना, आपको लगेगा बुक पकड़ा दी किसी ने। इतनी मोटी मेन्यू बनाया है उन्होंने, और वो बोल रहे हैं, और ऊपर से ओनर क्या बोल रहे हैं, छोटा है सर अभी तो ये। अभी एक और लेकर आ रहे हैं। नहीं, और चीज़ ऐड करनी है, आप तो बताओ क्या ऐड More करना है। than 300 मेन्यू आइटम्स। तो हमने कहा सर ये इसको छोटा नहीं करना, इसको बहुत छोटा, इसको मतलब बड़ा नहीं और ऐड छोटा ऐड नहीं करना है, इसको पूरा ही हटाना, थोड़ा सा ही रखना है, तभी बिकेंगी चीज़ें, वरना आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ये सब चीज़ें। तो इसलिए आप जब एक्सपर्ट को हायर करते हो ना, तो एक्सपर्ट क्या आपको करता है कि आप एक्सपर्ट आपको सच्चाई बता देता है कि सर देखो ये मार्केट की सच्चाई है, आप ये खोलना चाहते हो, ये मत खोलिए, आप ये खोलिए। तो उससे मतलब माना कि हम इंडियंस हैं, थोड़े कंजूस हैं, नहीं देना चाहते किसी को पैसा, लेकिन वही है कि आप किसी को, जैसे हम एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं, हम कितना चार्ज करते हैं, 8,000 रुपये चार्ज करते हैं। हम 8,000 रुपये में उसके कम से कम 20-25 लाख रुपये बचा लेते हैं, अगर वो 20-25 लाख का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, या फिर अगर वो करोड़ में उनकी इन्वेस्टमेंट जाने वाली, तो उनका बहुत ज़्यादा बच जाता है। वो इसलिए बच पाता है क्योंकि हम उनको क्लियर पिक्चर दिखा देंगे, सर आपका ये नुकसान होगा तो होगा, ये खोलिए या मत खोलिए। अगर वो खोलना चाहते हैं, हम उनको बता दें कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे कीजिए। तो इस चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक उदाहरण और ऐड कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स मतलब मुझे मज़ा आता है। हमने बीच में टेस्ट किया कि हम फूड ट्रक्स के साथ करेंगे, तो हमने क्या किया, देयर इज भारत माता सर्कल, वहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा कि ना यहाँ पे ना अंडे की अच्छी सेल होती है, और कस्टमर्स वहाँ पे ना दे विल कम इन कार, वो ड्राइव करते करते खाते रहते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे, तो हम जब हमने बात की कि हमने जब एनालिसिस रिपोर्ट बनाई, तो हमने एक चीज़ छोटी सी निकली कि यार वहाँ अंडे वाले भी बेच रहा है, वहाँ बार भी है, वहाँ रेस्टोरेंट भी है, लेकिन बीच का एक पार्ट मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है कि जो गाड़ी में घूम के क्लाइंट खा रहा है ना, वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, और वो ज़्यादा, उसको आज के टाइम क्या चाहिए, आज के टाइम चाहिए उसको हाइजीन। हमें हाइजीन देनी है। हमने एक फूड ट्रक लगाया, वहाँ पे हाइजीन दी। जो बगल में ठेला वाला 40 रुपए की बेच रहा है, वही चीज़ हम 70 में बेच रहे थे, और हमारे पास कारें लाइन से खड़ी होगी पहले दिन ही। उसका कारण था कि हमने हाइजीन दिखाया, हाइजीन दिया, और उसके साथ में, और जो हमने टारगेट किया था ना, उसका इंटू 10 उस दिन क्लोज कर दिया, सामान खत्म हो गया था हमारे पास। तो चीज़ें जब आप एक्सपर्टीज के थ्रू जाते हैं ना, तो अब चीज़ें, जबकि वो क्लाइंट जो जिनका खोला था, वो क्लाइंट हमारे पास आया था कि यार मुझे रेस्टोरेंट डालना है, तो हमने देखा यार यहाँ तो नहीं चलेगा, ऑलरेडी है कंपटीशन। उनके लिए हमने फिगर आउट किया था, ये किया था, उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, उनकी जो कॉस्ट थी वो, और प्रॉफिट अच्छा खासा आने लग गया उसमें। सही बात। तो ऐसे आपको प्रोफेशनलिज्म है ना, वो आपको हेल्प करता ही करता है। इसलिए हम बोलते हैं एक्सपर्ट की राय लीजिए। कई बार हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं, सर मैं कैसा बनाऊँ, मैंने हमारे पास मत आइए, आर्किटेक्ट के पास जाइए आप। ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मतलब उसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग में लेकर आना, किसी वर्क को ग्राउंड पर, ऑन ग्राउंड पर लेकर आना, वो ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ है। सो ये एक मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, दैट इज़ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें काम करना, इसको चलाना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने थॉट ड्रिवन सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करना है। हम जो कर रहे हैं, मैं आपको हमारा की सीक्रेट बता देता हूँ, दैट इज़ वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन द बेसिक्स। हम अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करके डिलीवर कर रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही तो हैं, ठीक है। एंड उसको वो ड्राइव भी बड़े आसानी से कर लेते हैं। एंड जब वो ड्राइव करके पहुंचते हैं हमारे प्रोजेक्ट के क्लोजर पे, तब उनको लगता है यार ये तो इजी पीजी था। तो बिकॉज अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है एक इंडस्ट्री को, जस्ट बिकॉज वो लेबर ड्रिवन है, या फिर वहाँ पे सिर्फ खाना बनाया जाता है, सर्विस किया जाता है। बट उसका अगर हम अंडर एस्टिमेट लेवल हटाएं एंड एक उसको नर्चर करके प्रॉपरली लोगों को समझाएं कि दिस इज़ जस्ट बेसिक थिंग, जो आप प्रॉपरली फॉलो करें, तो आप धंधा चला सकते हैं। तो हमने भी ऐसे कुछ बड़ी चीज़ नहीं बनाई है, जस्ट हमने सीखा, हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं विद करंट ट्रेंड्स। ये एक चीज़ अच्छी है। बट लास्ट बट नॉट द, मतलब दिस विल बी द परफेक्ट सवाल विच आई एम गोइंग टू आस्क, कि ये जो हमारे नए आजकल वेंचर्स, लोग बहुत एंटरप्रेन्योर्स जो खड़े हो रहे हैं, दे वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, सो विद योर एक्सपीरियंस आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इसमें हम बस ये कह सकते हैं कि बी स्पेसिफिक। आप जब तक स्पेसिफिक नहीं होंगे कि आप देना क्या चाहते हैं एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व,
आप अपने आप को फैला देंगे। जैसे सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि गड्ढा हमें चौड़ा नहीं खोदना, वी हैव टू स्टीप इन डाउन, मतलब बहुत ही गहरा खोदना है। चौड़ा खोदेंगे तो संभालने वाले उतने ही लोग चाहिए हमें। अगर हम पतला गड्ढे में जाएंगे तो हमारे लिए हम स्मॉल ऑपरेशन साइज, स्मॉल मैन पावर साइज से हम उस चीज़ को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे। एंड बहुत पुरानी कहावत भी है, एक नाव में चलेंगे तो सही चलेंगे, दो नाव में पैर रख दिया तो फिर अलग डायरेक्शन पकड़ी ही जाएगी। तो स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अपने इंडस्ट्री रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाएं तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि आप उसके अंदर रिलेट कर पाएंगे, खुद को जोड़ सकेंगे। एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू मनी। जैसे हमारा टॉपिक जो आज है शो का नाम $1 मिलियन पे हम जा रहे हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि आर बिजनेस कैन अर्न $1 मिलियन, बट हम ये कह सकते हैं हम $1 मिलियन की वैल्यूज डिलीवर कर सकते हैं। Because I am asking about the insights, $1 million insights. राइट। तो वो इनसाइट्स यही कहते हैं कि हम नॉट जस्ट मनी, एवरीथिंग रिलेटेड जिससे हम एक चीज़ को डिलीवर कर पाएँ, सामने वाले उसको एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एंड दैट इज़ ऑल्सो अर्निंग। But we wish कि ये $1 मिलियन पे कन्वर्ट हो। बिल्कुल। अंदर की बातें ज़्यादा नहीं बता सकते। देखो क्या होता है कि अब दो तरह से मैं इस क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन को मैं दो तरह से आंसर करना चाहता हूँ। वन इज़ जो इस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो कुछ खोलना चाहता है। नंबर वन इज़ इन जनरल समवन वांट्स टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप और कोई बिजनेस। तो इन जनरल तो मेरा यही है कि भाई आप अपनी कॉस्ट को ध्यान रखिए कि ये बड़ा ही चार्मिंग लगता है आप जाते हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपके पास इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि आप अपना अगर घर चला रहे हो तो आपके पास घर के लिए यहाँ से नहीं आने वाला, आपका यहाँ लगने ही वाला है पहले बूटस्ट्रैप। तो आप पहले वो पूरा फाइनेंशियल्स वगैरह हर चीज़ देख के फिर ही आप बीच में कूदिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी यही है कि 90% चांसेस होते ही हैं किसी ना किसी बिजनेस के डूबने के। तो आप उसको माइंड में रख के चलिए। आप यही माइंड में मत रखिए, अच्छा होता है रखना कि मैं यहाँ ले जाऊँगा इस कंपनी को, बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये डूबेगा। और अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं तो प्लीज़ वो जिम्मेदारियाँ आपको ध्यान में रखनी है। आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाओगे पहले दिन से, लोगों के मन में होता है, यहाँ टाइम लगता है। दूसरा, जो होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े या फिर वो खोलना चाहते हैं, तो मेरी उनसे एक ही सिंसियर रिक्वेस्ट है कि यार आप ना एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, किसी की भी ले लो। उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें आपके जो लाखों रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो इंडस्ट्री के तो अच्छी बात है, नहीं हो, आप जाना चाहते हो, किसी से बात कीजिए। जैसे हम उनमें से एक हैं, हमारे hrccs.in करके हमारी वेबसाइट है, hrc-cs.in। उस पर आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी कंसल्टेंट से आप जुड़िए, एक्सपर्टीज़ की राय ले लीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन में नहीं पूछा, जो लोग होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कोई 8वीं पास है, 10वीं पास है, लोग स्पेशल आस्था में सोचते हैं यार होटल में काम करूँगा। देखिए आज के टाइम में इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको कोई इंडस्ट्री 2 से 3 साल में कैफ़े मैनेजर नहीं बना सकती। अगर यहाँ पे आप ढंग से काम करोगे 3 से 4 साल में आप इजीली कैफ़े मैनेजर बन जाओगे, और वो एक अच्छी डेजिग्नेशन ही है। तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में 10 साल में लोग ज़्यादा जुड़ जाएं इंडस्ट्री के अंदर, तब आप उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाए। एक टाइम हमारे पास IT का जो आया था बूम, अभी होटल इंडस्ट्री का वही हमारे पास बूम चल रहा है वो, क्योंकि आप देख रहे हो जगह जगह, जैसे आपके क्वेश्चन में था कि आप देखते हो आज यहाँ कैफ़े खुल गया, आज रेस्टोरेंट। आप बेरोजगार तो रहने से रही, आपके पास हमेशा दिन में 4 कॉल रहेंगे, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ ज्वाइन कर लो। इस इंडस्ट्री का ये अभी फ़ायदा है। एंड इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे बिजनेस से रिलेट किया जाए तो हमारा शुरू से प्लान यही था, वी हैव टू ड्राइव अ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जिसमें हम बिल्कुल भी पैसा ना लगा के धंधा बनाएं। एंड जो थॉट लेके हम चले थे तो उसमें हमें फ़ायदा भी मिला है। तो इसमें ज़रूरत हमें जब ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने एनालाइज़ किया है, तभी उसमें पैसा डाला है। कुछ चीज़ों में ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मार्केट कहता ज़रूरत है पैसा डालो, हमने वहाँ नहीं डाला है, हमने चीज़ों को डेवलप अपने साथ ही कर लिया है। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिला है कि हमने नई चीज़ जनरेट करी इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज़ ऑप्स टेक। तो टेक ड्रिवन तो है इंडस्ट्री, लेकिन हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ऑपरेशन ड्रिवन है। तो आप उसको पे कैसे सिस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तभी हम इन डेप्थ जाके अपने सॉल्यूशंस को और बढ़िया बना सकते हैं। सो मतलब बिजनेस इक्वल्स टू पैसा, दैट इज़ वेरी ट्रू, लेकिन ज़रूरी नहीं है पैसा डालना से ही आपकी कमाई हो या फिर पैसे कमाने से ही आपकी कमाई हो। हर आइडिया डजंट वांट्स राइट, इन्वेस्टमेंट, आइडिया होना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज वंडरफुल कि आइडिया के साथ में भी स्टार्ट कर सकें, एंड यू हैव सॉल्व द मेन इश्यूज। एक अच्छी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशंस के साथ में आप काम कर रहे हैं, एंड वी विश ग्रेट सक्सेस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।